हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। हिमालय की बेटियां। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तित करती हैं, यानी कि कैसे अपना रूप बदल लेती हैं, यही लेखक ने दर्शाया है। तो पाठ इस प्रकार है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। उन्हें किन्हें? नदियों को। लेखक कह रहा है कि मैंने अभी तक नदियों को दूर से देखा था, बड़ी शांत गंभीर दिखाई देती हैं। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत का मतलब होता सभ्य महिला की भांति वो मुझे दिखाई दे रही थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यानी कि जब मैं नदियों में नहाता था तो ऐसे लगता था कि मैं माँ की, नानी की, दादी या मौसी की किसी की गोद में बैठा हुआ हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा यानी कि हिमालय पर मैं गया, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो मुझे नदियों का रूप बदला हुआ दिखाई दिया ऊंचाई पर से। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि जब हिमालय से निकलती हैं तो एक धारा में निकलती हैं और जब मैदानों में जाती हैं तो ये विशाल रूप धारण कर लेती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। यानी कि जब हिमालय से निकलती हैं तो कभी ऊंचाई पे, कभी निचाई में, कभी चौड़े रास्तों में, तो कभी कम चौड़ाई वालों में से निकलती हुई तो ऐसे लगती है जैसे कोई बच्चा उछल कूद कर रहा है। और मैदानों में जाकर क्योंकि ये प्लेन जगह पर जाकर समतल मैदानों में चलकर शांत दिखाई देने लगती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल होता जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा नहीं होती। विस्मय यानी कि हैरानी, हैरानी नहीं होती, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं होती, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियां कौन? नदियों को कहा है। किसकी बेटियां? हिमालय की। यानी कि ऐसे लगता है हिमालय से निकलती हुई नदियां जैसे अपने पिता की गोद में से निकलकर भाग रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त हो रहा है, यानी कि शांत नहीं है, क्योंकि इनके मन में शांति नहीं है, तो कहाँ जा रही हैं? वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो इतने बड़े हिमालय को छोड़कर, पिता समान हिमालय को छोड़कर ये कहाँ जा रही है? किससे मिलने जा रही हैं? वो कौन होगा? बर्फ जड़ी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितकाएँ यानी कि गहरी गुफाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं यानी कि हरी भरी घाटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन यानी कि घर, यानी कि इनका घर कैसा है? जिसमें गहरी गुफाएं हैं, हरी भरी घाटियां हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, हरियाली है, सब कुछ है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती यादें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि जब बेटियां अपनी, लेखक जो है यहाँ कहना चाहता है कि बेटियां जब अपने पिता को छोड़कर चली जाती हैं तो पिता उनकी याद में बेचैन रहता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो नदियों के नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी कि इनको देखो तो यह छोटी बड़ी बहुत सी नदियां वहाँ पर आंखों के सामने आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, अपितु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि समुद्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। और ये कैसे बनती है? यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है, हिमालय के ऊपर जमी हुई बर्फ़ पिघलती है तो उसे एक एक बूंद पानी जो रिश्ता है वो इन नदियों का रूप धारण कर लेता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक कहना चाहता है कि जैसे एक बेटियां जो है जब उनकी शादी होती है तो अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाती हैं, उसी प्रकार ये नदियां भी हैं हिमालय का साथ छोड़कर और समुद्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। जिन्होंने
मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी झिझक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जैसे पिता को छोड़कर बेटियां अपने पति के साथ जा रही हैं, तो उनको ससुर और दामाद का रूप लेखक ने बताया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत, मेघ का मतलब होता है बादल, बादल से कहा था विरही यक्ष के द्वारा कि तुम जाओ और वेत्रवती, वेत्रवती होती है बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जब जा रहे हो तो रास्ते में नदी आएगी, बेतवा नदी, उसको अपने प्रेम का संदेश देते जाना, यानी कि थोड़ी वहाँ पर वर्षा कर देना, जिससे तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अत्यंत ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। इन नदियों को देखकर मुझे अचानक से याद आ गई कालिदास की वो मेघदूत की पंक्तियाँ। सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को और पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा यानी कि अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि जब पहाड़ों पर ये जब बहती हैं तो उनका रूप कुछ और ही होता है, जैसे कोई बच्चा उछल कूद कर रहा है पहाड़ों पर, ऊंची नीची पहाड़ियों पर, और जब समतल मैदानों में जाती हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव की दिखाई देती हैं। तो दोनों की जो है अलग अलग शक्लें होती हैं, जुदा जुदा का मतलब अलग अलग होती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि पूरे लोक की माता, दुनिया की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो भी हर्ज क्या है। यानी कि माता बनने से पहले एक लड़की क्या होती है? बेटी होती है। तो हम इनको पहले बेटी मान लेते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। इसके बाद बेटियों के बाद हम इसे एक प्रेमिका का रूप भी देख सकते हैं। इनके अंदर ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिन तिब्बत की बात है, तिब्बत में की बात है कि एक दिन कवि वहाँ बहुत उदास बैठे थे। मन उचट गया था। उचट यानी कि परेशान था। तबीयत ढीली थी, यानी कि उनकी तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, यानी कि पैर लटका कर नदी में, और लेखक वहाँ बैठ गए किनारे पर। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गए। यानी कि थोड़ी देर में पाँव से जो मुझे पैर मैंने पानी के अंदर डाले थे उससे ताजगी महसूस होने लगा मैं गुनगुनाने, और कवि वहाँ पर कविता गुनगुनाने लगा। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, कि हे सतलुज बहन तुम्हारी सदा जय हो। लीला अचरज, अचरज होता है आश्चर्य। लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी। मुद्रित यानी कि प्रसन्न, मेरा मन प्रसन्न हो गया है। मन हटा खुमारी, मन से जो है सारा दुख खत्म हो गया है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, अब मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होता हूँ। हे बहन, तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा सारा दुख दर्द जो है ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम इस हिमालय की बेटी हो, ये तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारे यहाँ से चले जाने पर पिता जो है चिंतित है, इसीलिए वो चुपचाप खड़े हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। नटी यानी कि नट जो ड्रामा करते हैं, अद्भुत यानी कि निराला। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी सदा जय हो। तो ये था आपका पाठ, और इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। उत्तर है, नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन
लेखक उन्हें बेटियों, प्रेमिका और बहन के रूप में, माता के रूप में, नानी दादी के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं, इनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित होती है, यानी कि हिमालय पर जो बर्फ़ पिघलती है उन्हीं से ये नदियों का रूप ले लेती है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र की पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। प्रश्न नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। लोकमाता यानी कि सबकी माता। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, अपनी संतान का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद भी जगत का कल्याण करती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। जब हिमालय की यात्रा कर रहे थे लेखक तो उन्होंने किस किस की प्रशंसा की थी। हिमालय की यात्रा में लेखक ने इनके अनुपम छटा की, उनसे निकलने वाली नदियों की, हटखेलियाँ यानी कि खेलना, वो कि हिमालय से निकलते टाइम वो कैसे हटखेलियाँ करती हैं, कैसे कैसे इधर से उधर मुड़ के वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो ये थे आपके प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से पाठ समझ आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।